हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई थिंक अच्छे ही होगे इस क्वारंटाइन पीरियड में। तो मैंने सोचा कुछ पढ़ ही लेते हैं तब तक, क्योंकि अब क्वारंटाइन चल रहा है, क्लासेस चल नहीं रही हैं। तो क्यों ना 12th का सिलेबस यूँ ही ऑनलाइन ही कर लें। तो मैंने सोचा बायो के लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए अपने चैनल पे। तो इस चैनल पे बायो के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, केमिस्ट्री के लिए साथ साथ बनाऊँगा और क्लास 10th के लिए भी बनाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज पहले चैप्टर से बायो के। और पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारा बायो है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको 2 से 3 महीने में ख़त्म कर लो बायो, ताकि आपके पास फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए काफ़ी टाइम रहे। बायो पहले ख़त्म कर लो इसलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ना ख़राब करते हुए, ठीक है। तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हम दोनों की पढ़ेंगे, प्लांट्स रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन को कंबाइंड वे में। और साथ ही साथ इसमें दो वैरायटी पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए एक प्रोसीजर होता है बॉडी में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट है उससे रिप्रोड्यूस होकर नया डॉटर सेल बनेगा या फिर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर आपको याद हो, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा सेल चैप्टर में, रुडोल्फ विर्चाओ का नाम सुना होगा। उस रुडोल्फ विर्चाओ ने एक 3 वर्ड्स कहे थे, सेल्यूले ई सेल्यूला। उसका मतलब था प्री एग्जिस्टिंग सेल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। मतलब जो पहले सेल्स होती है वही प्रोड्यूस करती हैं नई सेल्स को, ठीक है। इट इज़ अ वाइटल प्रोसेस विच लीड्स टू कंटिन्यूटी। मतलब ये एक लॉन्ग लाइफ कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखो हम लोग मॉर्टल तो है, मतलब मॉर्टल है हम लोग, एक न एक टाइम के बाद हम लोग की डेथ हो जाएगी। इसीलिए उस डेथ के बाद भी लिविंग चलता रहे, लाइफ चलती रहे, कंटिन्यू होती रहे, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक रिप्रोडक्शन जैसा ऑर्गन इवॉल्व हो गया बॉडी में ड्यू टू एवोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे पहला टॉपिक है लाइफ स्पैन। कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी जो एवरेज एज होती है, मतलब बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक, तो उस टाइम पीरियड को कहते हैं लाइफ स्पैन सिंपली। और ये बहुत ही वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जैसे बटरफ्लाई का यहाँ पे दिया हुआ है 1 to 2 weeks, वेयर एज बेनियन ट्री का थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी रीड करो, जो कि बहुत ज़रूरी है, रीड ज़रूर करना एनसीईआरटी को, हर चैप्टर रीड करना, अच्छे से रीड करना। और एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो सेकंड पेज पे इस चैप्टर के, वहाँ पर आपको कई सारे ऑर्गेनिजम्स दिए होंगे, प्लांट्स और एनिमल, जिनकी कुछ की एज आपको बतानी है और कुछ की दी गई हुई है। तो उसमें आपको ये समझना है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ स्पैन है, वो उनके शेप साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि मैंगो ट्री भी उतना ही बड़ा होता है जितना बेनियन ट्री, लेकिन मैंगो ट्री की लाइफ और बेनियन ट्री की लाइफ में बहुत डिफरेंस है। एक पैरट और एक क्रो दोनों सेम सेम दिखते हैं, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, साइज सेम है, पर उनकी लाइफ में 100 ईयर का गैप है। आप देखिएगा एनसीईआरटी में, ठीक है। आइए रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ते हैं, इस बेसिस पे कि वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं या नहीं। सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है नए ऑर्गेनिज्म के लिए, या फिर 2 पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है नए पेरेंट के लिए। उस बेसिस पर 2 क्राइटेरिया आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा बाय सिंगल पेरेंट विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे या फिर एक, पर उनमें गैमीट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो यूजुअल पॉइंट्स होते हैं वो देख लीजिए। यूजुअली फॉलोड बाय ऑर्गेनिजम्स विद रिलेटिवली सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन।
जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले सेल्स होंगे, जैसे सिंगल सेल्ड, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड एनिमल्स, ठीक है, जिनमें ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए। जब ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब डेवलप नहीं हुए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सवाल ही नहीं उठता। तो उस टाइम पे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही काम आता है कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट, ठीक है, ऑफस्प्रिंग जो होगा सिंगल पेरेंट से ही प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे किसी भी तरह के गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो नया पेरेंट से ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एकदम सिंपल और सेम टू सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल का एडिशन हुआ नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को कहेंगे क्लोन, ठीक है। और ये एसेक्सुअल मेनली बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू टू टू गिव rise to new individuals. Thus, these organisms, cell division is the mode of reproduction itself. सेल का डिवीजन होना ही उनका रिप्रोडक्शन है, क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सेल डिवाइड हुआ, 2 नए सेल्स बन गए, फिर डिवाइड हो गए, 4 नए सेल्स बन गए। तो सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इटसेल्फ, ओके। अब बाइनरी फ्यूजन और बर्डिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो ऐसे टाइप्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बाइनरी फ्यूजन सिंपली एक सेल स्प्लिट होकर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम है, ठीक है। बडिंग क्या होता है? एक आउट ग्रोथ, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एक आउट ग्रोथ बनती है, फिर वो मैच्योर होती है। जब वो खुद सस्टेन करने लायक हो जाए, खुद सर्वाइव करने लायक हो जाती है, फिर वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, ठीक है। Okay, budding. Small buds are produced that remain attached initially with parents and get separated on maturation. Example इसका yeast, simply yeast. Example ज़रूरी है याद करने, तो याद ज़रूर रखना, ठीक है। Fungi and simple plants like algae produce through special reproductive structures like zoospores, conidia, penicillium, birds का hydra, gemmules, sponges. यहाँ पे जो याद करने वाली बात है ये gemmules, जो कि स्पॉन्जेस में होता है। अगर आपको याद है एनिमल किंगडम में जो पहला फाइलम था, फाइलम पोरीफेरा, उसका एग्जांपल था स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस में एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ सारे स्पोर्स भरे होते हैं, उन स्पोर्स को जिम्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। तो वो जैसे स्प्रेड होंगे बस्ट होकर ढेर सारे स्पॉन्जेस ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। बर्ड्स एग्जाम्पल है हाइड्रा का, ठीक है। इन प्लांट्स vegetative reproduction occurs by vegetative propagules like runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb. अब वो जो ऊपर वाला था वो मेनली एनिमल्स के लिए था, मेनली एनिमल्स नहीं मतलब लोअर लेवल ऑफ प्लांट्स या फिर एनिमल्स। लेकिन ये जो इन प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन occurs by vegetative propagules like runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb. इसको नीचे इस चार्ट में ध्यान से देखिए, वेजिटेटिव पार्ट और एग्जाम्पल देखो। रूट्स मेनली रिक्वायर्ड होती है कुछ चीज़ों के लिए, मतलब कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए सिंपली रूट से ही एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। डहेलिया, एस्पार्गस, डेल्बेरिया, गुआवा, टेपोका, ठीक है। और स्टेम्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेम्स में ही काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आपको नाम स्टेम का देगा लेकिन आपको लगेगा ये रूट का है, ठीक है। तो याद रखना, देखो यहाँ पे ट्यूबर वर्ड दिया पहले, तो ट्यूबर ऐसे लग रहा है कि रूट से रिलेटेड है, बट नहीं, ट्यूब लाइक ऐसे देखो, स्टेम में ट्यूब लाइक ऐसे याद रखना। तो ट्यूबर का पोटैटो, अर्टिचोक, ठीक है। बल्ब्स गार्लिक, ऑनियन, राइजोम जिंजर, टर्मरिक, बनाना, ड्रायोपेट्रिस, ठीक है। ड्रायोपेट्रिस एक टेरोफाइटा का प्लांट है, ठीक है। कॉर्न्स कोलोकेशिया, कॉकस, एमोर्फोफैलस। सकर्स मिंट, साइथेंथमम, ठीक है। रनर्स ऑक्सैलिस, सेनाटिला। ऑफसेट पिस्टिया, आइकॉर्निया। ऑफसेट क्या होता है? लीफ पे ही जो लीफ ग्रोथ होती है वो लीफ डिटैच होने पर ना एक नया पेरेंट बॉडी का जनरेशन कर देती है, उसका बेस्ट एग्जांपल आइकॉर्निया का है। अब रनर ऑक्सैलिस,
रनर क्या होता है कि जैसे ऊपर जो जड़ आ जाती हैं, ऊपर जो फैलने लगती है जड़ें, उन्हीं से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो उस प्लांट को सेपरेट कर लेते हैं जड़ों को काट कर, और एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। ठीक है। लीव्स, ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, वॉकिंग फर्न, कैलेंको। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल इसके। तो लीव्स में ब्रायोफाइलम में क्या होता है? ब्रायोफाइलम में कुछ एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बल्ब। तो उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से ना, वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जब फॉल होता है नीचे, तो वो धीरे धीरे रूट का फॉर्मेशन करता है, फिर फर्दर लीव्स का फॉर्मेशन करता है, और एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है। अब एक नेक्स्ट आता है बल्बिल्स। बल्बिल्स, एग्रेव, लिली, डायोसेक्रा। ठीक है। तो बल्बिल्स में क्या होता है? बल्ब, जो उसका एक बल्ब होता है और जो कि पानी के अंदर फ्लोट करता है, फ्लोट करने में हेल्प करता है। वो बल्ब धीरे धीरे डिवाइड करता है, सिंपली लाइक बर्ड्स। जैसे बर्ड्स में देखो ढेर सारे आउटग्रोथ हो जाते हैं, वैसे उस बल्ब में ढेर सारे आउटग्रोथ आसपास हो जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे डिटैच होते हैं उस पेरेंट बल्ब से, और एक नया प्लांट बॉडी तैयार कर लेते हैं। ठीक है। और ये जो टूरिका चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, ज़्यादातर कभी पूछा नहीं, आज तक तो कभी नहीं पूछोगे। अब सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं, वाटर हाइसेंथ। वाटर हाइसेंथ, टेरर ऑफ बंगाल, दूसरा नाम याद रखना, वाटर हाइसेंथ, टेरर ऑफ बंगाल। ये मेनली आइकॉर्निया क्रिस्टिया की बात कर रहे हैं, आइकॉर्निया क्रिस्पिस की। ठीक है। ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, तो इस टेरर ऑफ बंगाल की खास बात यह है कि ये इतना तेज़ी से ग्रो करता है कि इसको अगर आप साफ़ करने जाओ तो आपके साफ़ करने से ज़्यादा तेज़ ये ग्रो करता है। ठीक है। ज़्यादातर ये ग्रो करेंगे स्टैंडिंग वाटर में, लेकिन इसका जो बहुत थ्रेटनिंग कॉज है ये है कि ऑक्सीजन का ड्रेन कर देता है वाटर से, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जाती है। और इसको इंडिया में इसलिए लाया गया था क्योंकि इसके फ्लावर बहुत अच्छे दिखते थे, इसके जो लीव की शेप थी, ऐसा बहुत ही ब्यूटीफुल शेप हुआ करता था। तो ब्रिटिशर्स ने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले उनकी जो कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सबसे पहले बंगाल में ही एस्टेब्लिश हुई थी। इस वजह से इसको टेरर ऑफ बंगाल ही कहा गया था, क्योंकि सबसे पहले इसने अपना टेरर बंगाल में ही दिखाया था। ठीक है। इसका जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन का जो रेट है बहुत ही तेज़ है। मैंने बताया ना, आप इसको साफ़ करने जाओगे उससे ज़्यादा तेज़ ये ग्रो करेगा। ठीक है। अब ठीक है, ये ठीक है ना वाटर हाइसेंथ। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हैविंग सिंपलर बॉडी लाइक एल्गी, फंजाई, बट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दे शिफ्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने भी कुछ देर पहले ही बताया कि जो सेल सिंगल सेल है उसके पास तो ऑर्गन है ही नहीं, तो वो कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगी। इस वजह से इनमें ज़्यादातर जो कॉमनली है वो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। इनमें क्या होता है कि दो पैरेंट यूज दो पैरेंट अपना गैमेट मेल और फीमेल का फ्यूज़न होता है, जिसकी वजह से एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और वो जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। ठीक है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर और टू द पेरेंट्स। वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स से जो इंडिविजुअल था सेम था, बट यहाँ पे दो जेनेटिक मटेरियल मिक्सअप हो रहे हैं। ठीक है। जिसकी वजह से एक नया जेनेटिक कोड तैयार हो रहा है, और एक नया ऑर्गेनिज्म जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली डिफरेंट है। Asexually reproducing organisms share a similar pattern of reproduction. In sexual reproduction, fusion of male and female gamete result in offspring that are not identical to parents. इसमें जो parent होगा और जो offspring होगा वो दोनों ही सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे हमेशा। ठीक है। अब कुछ फेजेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो कि डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज वो फेज होती है जिसमें बर्थ से लेके सेक्सुअल मैच्योरिटी तक जो भी गैप होता है, पीरियड होता है, उसी को कहते हैं जुवेनाइल फेज। इस फेज में जो सेक्सुअल कैपेसिटी पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुई रहती है ऑर्गेनिज्म में। ठीक है।
तो इसके जैसे ये ख़त्म होगा तब जाके रिप्रोडक्टिव फेज़ होगा, उसी में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा पूरी तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो जुवेनाइल फेज़ वो फेज़ है बर्थ से सेक्सुअल मैच्योरिटी तक, ठीक है। और इसको प्लांट्स के टर्म में देखा जाए तो कहा जाएगा वेजिटेटिव फेज़, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज़ जैसे होगा ना बच्चे का जो फेज़ होता है छोटे बच्चे का 10 से 15 साल, उस फेज़ में वो रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी उस फेज़ को जुवेनाइल फेज़ कहते हैं, है ना। जुवेनाइल चाइल्ड अब रिप्रोडक्टिव फेज़ में सम प्लांट शो फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर सीजन एंड सम अदर फ्लावर्स इन ऑल सीजन। अब यहाँ पे एक बाम्बू का एग्जांपल दिया है और स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्लांट्स। तो ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में इन दोनों का ही इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो बाम्बू ऐसा स्पीसीज़ है जो कि अपने पूरे लाइफ में, उसकी लाइफ अबाउट 100 ईयर्स है, लेकिन पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावर को ग्लो करता है, ठीक है। अब ये फ्लावर ग्रो करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और दूसरा है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना दूसरा नाम दिया नीला कुरेंजी। ये केरला में इसके प्लांट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि उसके लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वहीं पर है, ठीक है। ये हर साल तो वो फ्लावर तो बियर नहीं करता, लेकिन हर 12 साल पर फ्लावर को बियर करता है, ठीक है। तो 2008 के टाइम पर 7-8 के टाइम पर इसकी फ्लावरिंग हुई थी, जिसकी वजह से टूरिस्ट का बहुत ही अट्रैक्शन हुआ था उस टाइम पे फॉरेन से। इसके फ्लावर्स बहुत ही ब्लू कलर के होते हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, ठीक है। कभी केरला जाना, पता करके रखना स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना कब फ्लावर करने वाला है, ठीक है। अब इस रिप्रोडक्टिव फेज़ को ध्यान से देखना। इस फेज़ में जब वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज़ में आएगा तभी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कर पाएगा, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करने वाले ऑर्गेनिज्म अगर उनको एनिमल के बेसिस पर देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, एक जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, एक जिनमें ऑस्टस साइकिल होगा। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल वो होंगे जो मेनली मैमल्स होंगे, वो भी मंकी रिलेटेड मैमल्स, ठीक है। जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इनके जो जेनेटिक कोड है ऑलमोस्ट मैच करते हैं, इसलिए इन तीनों। इसमें क्या होता है, 3 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, पॉलीफ्रेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज, ल्यूट्रल फेज, सॉरी 4 होते हैं, चौथा इसमें दिया नहीं है, ठीक है। ल्यूट्रल फेज 4th फेज है, ल्यूट्रल फेज। इसमें 3rd चैप्टर में आएगा, आपके ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तब आएगा, हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक साइकिल होती है 20 डेज की, रिपीट होती रहती है हर 20 डेज पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक करती है, फिर मेंस्ट्रुएशन होता है। फीमेल डज नॉट परमिट कॉपुलेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ साइकिल, ये तो ऑलमोस्ट नॉर्मल सब जानते होंगे। अब ऑस्टस साइकिल देखते हैं। ऑस्टस साइकिल में क्या होगा, ये मेनली उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो कि नॉन प्राइमेट्स होते हैं, और वो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में, क्योंकि मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग क्या हैं, प्राइमेट्स हैं। ये बात आप याद रखेंगे, ये सारे प्राइमेट्स हैं, ठीक है। बाकी ऑस्टस साइकिल के जो फीचर्स हैं सामने नीचे दिए गए हैं। इनमें सबसे पहला है ब्लड डज नॉट फ्लो इन द साइकिल, ठीक है। फीमेल परमिट्स कॉपुलेशन ओनली ड्यूरिंग ऑस्टस पीरियड, ये सारे हैं इसमें। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा नहीं होता, मंथली वहाँ पे एक साइकिल चलती है, मंथली 28 डेज़ पे, ठीक है। अब सेनेसेंट फेज़ देखते हैं। सेनेसेंट फेज़ वो फेज़ होता है जिसमें जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, मतलब इनएक्टिव हो जाती है। उस स्टेज में कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। उस फेज़ को हम कहते हैं सेनेसेंट फेज़। अब कुछ इवेंट्स हैं, ये इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हैं। इसमें जो डिस्क्राइब किया गया है वो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे किया गया है। तो फर्टिलाइजेशन को एक इंटरमीडिएट मान लें तो उसके पहले के इवेंट और उसके बाद के इवेंट,
और उसके पहले का इवेंट होगा प्री फर्टिलाइजेशन और बाद का पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पहले प्री फर्टिलाइजेशन देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के पहले उसमें क्या क्या फॉर्म होगा, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होंगे, वो सारी चीज़ें देखना है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट ट्रांसफ़र। ठीक है। अब जो गैमेट का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है। Gametogenesis is the process of formation of male and female gametes. Gametes are haploid cells which may be similar or dissimilar in structure. So mainly जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर होता है उनका। और गैमेट्स दो टाइप के मेनली माने जाते हैं, आइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स। तो आइसोगैमेट्स वो गैमेट्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, और हेट्रोगैमेट्स वो गैमेट्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है। और जो मेल गैमेट होता है उसको एंथ्रोजॉइड और स्पर्म कहा जाता है, और जो फीमेल गैमेट होता है उसको ओवम और एग। ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी गैमेट्स होंगे हमेशा हैप्लॉइड होंगे, चाहे उनका पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड हो या फिर डिप्लॉइड हो। और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ गैमेट सेक्सुअल ऑर्गन के बेस पे अगर बात करें तो वो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के बेस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट हो तो वो बाइसेक्सुअल। ठीक। और अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो सिंगल सिंगल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मतलब दोनों गैमेट्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन प्रोड्यूस करेंगे, दो डिफरेंट प्रोड्यूस करेंगे। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड ऑल्दो ऑर्गेनिजम्स में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ठीक है। मतलब गैमेट हमेशा ही हैप्लॉइड होगा, लेकिन उसको जो प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म होगा वो हैप्लॉइड भी हो सकता है या फिर डिप्लॉइड भी हो सकता है। चाहे वो हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, उसका जो गैमेट होगा हमेशा हैप्लॉइड ही होगा। ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी एंड टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैव डिप्लॉइड। ठीक है। डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ न्यूक्लियर मतलब क्रोमोसोम। तो ठीक है। In diploid organisms, gamete mother cell undergo reduction division in which one set of chromosomes is present in gametes. हाँ, तो जिस सेल्स से गैमेट का फॉर्मेशन होता है उन सेल्स को गैमेट मदर सेल कहते हैं या फिर मियोसाइट सेल्स। ठीक है। मियोसाइट सेल या फिर गैमेट मदर सेल। तो ये तो हो गया गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन जर्म सेल से होता है, उन जर्म सेल्स को कहते हैं गैमेट मदर सेल या फिर मियोसाइट सेल। ठीक है। अब गैमेट ट्रांसफ़र की बात करते हैं। गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होगा, उसके लिए या फिर जो हमारा गैमेट है उसके पास मोटाइल स्ट्रक्चर्स हों जैसे फ्लैजेला, सीलिया टाइप स्ट्रक्चर्स, तो वो तो ठीक है। लेकिन जो पॉलन ग्रेन होता है उसके पास कुछ नहीं होता, तो वो लाइट होता है इतना कि वो विंड के थ्रू जा सकता है। लेकिन जो एल्गे, ब्रायोफाइट्स और फंजाई के हैं वो ज़्यादातर तो वाटर मीडियम में ही फर्टिलाइज करते हैं, उनको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। इन सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गे, फंजाई, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स, वाटर इज द मीडियम थ्रू विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स मूव। इनके लिए एक वाटर बेस्ड मीडियम चाहिए जिसमें इनका गैमेट मूव करता है, इसलिए ये प्लांट ज़्यादातर नदी के किनारे टाइप आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि ओनली उसका जो सीड जर्मिनेशन होगा या फिर फर्टिलाइजेशन होगा, सीड फॉर्मेशन होगा, वो सब उसी के आसपास होगा और सीड डिस्पर्सल उसी के आसपास ही होगा। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वाटर बेस्ड मीडियम है, अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो जितने भी मेल गैमेट हैं वो वाटर करंट के साथ फ्लो कर सकते हैं। इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट का प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। कंपेयर टू फीमेल, ताकि चांसेस बढ़ जाएं फर्टिलाइजेशन के, बस। और हायर प्लांट्स में पॉलन ग्रेन एक कैरियर होता है मेल गैमेट का।
ठीक है। मेल गैमेट का कह रहे होता है पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन जाकर स्टिग्मा पर लैंड करेगा, पॉलन ट्यूब के थ्रू उसकी ओवरी में एंटर करेगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और उस पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे आना, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। अब फर्टिलाइजेशन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिनगैमी है। ये होता कैसा है, जब दो गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब एक अच्छा प्रोसेस यहाँ पे दिया है पार्थिनोजेनेसिस। इस पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता पर फिर भी एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जांपल रोटिफर, लिजार्ड, हनी बी, ये सारे ऐसे हैं जिसमें पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के बाहर होगा। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, वो है कि वो जो उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगी फर्टिलाइजेशन के बाद। वो जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो ज़्यादातर एज अ फीडिंग सब्सटेंस की तरह बाकी दूसरे एनिमल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा उसके पास एक बहुत ही अच्छा फेवरेबल कंडीशन होगा, एक अच्छा नॉर्मल टेम्परेचर होगा क्योंकि वो बॉडी के अंदर होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है क्योंकि वो बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होगा। ठीक है, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है बोनी फिश और एम्फीबियंस, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन की बात। फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स को हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब ये जाइगोट एक सिंगल सेल है। ठीक है, हमेशा कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ग्रो अप करता है तो उसकी स्टार्टिंग जो होती है हमेशा सिंगल सेल से ही होती है। ये बताने के लिए ये बहुत अच्छी थियरी भी प्रपोज की गई है कि जो जाइगोट है वो एक वाइटल यूनिट है क्योंकि वो सिंगल सेल है। वो एक्सप्लेन करता है अपने ओरिजिन ऑफ लाइफ को भी। ठीक है, एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगन लाइफ एज अ सिंगल सेल, द जाइगोट। वो सिंगल सेल क्या है, जाइगोट। अब नेक्स्ट आते हैं, इन algae and fungi, zygote develops a thick wall resistant to desiccation and damage. This germinates after a period of rest. अब ज़्यादातर एल्गी और फंजाई में क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो इनकी सेल के सराउंडिंग में एक थिक लेयर आ जाती है जो कि बहुत ही हार्ड होती है और जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है, किसी भी रेजिस्टेंट होती है, मतलब काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। और जब लेकिन उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर कुछ स्पोर टाइप के स्पोर्स होते हैं कुछ, जिसकी वजह से जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो जो पूरा पैकेट है, मतलब वो जो पैक है पूरा जो सराउंड किया हुआ है थिक वॉल, वो बस्ट होता है फेवरेबल कंडीशन पे। उसी टाइम क्या होता है, वो बस्ट होकर नए नए एल्गी फंजाई का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, in the organisms having haplontic life cycle, zygote divides to form haploid spores that germinate to form haploid individual. ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन करने के थोड़ा सा 11th में अगर पढ़ा हो तो याद होगा कि हैप्लॉइड बॉडी पहले एक गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, फिर वो गैमेटोफाइट एक गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, फिर वो गैमीट दो डिफरेंट गैमीट फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करने के बाद एक जाइगोट बनेगा। अब वो जाइगोट रिडक्शन डिवीज़न पे जाएगा, रिडक्शन डिवीज़न पे स्पोर्स बनेंगे, फिर वो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, तब बनेगा एक हमारा हैप्लॉइड बॉडी। अब यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस
में दो इम्पॉर्टेंट टर्म है, माइटोटिक डिवीज़न एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो माइटोटिक डिवीज़न यूज़ होता है सेल की नंबर इंक्रीज़ करने के लिए, और सेल डिफरेंशिएशन यूज़ होता है सेल की ग्रुपिंग करने के लिए। सेल्स ग्रुप में डिवाइड होने लगेंगे, कुछ सेल्स टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी, फिर वो टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करने लगेंगे। तो सेल डिफरेंशिएशन एंड माइटोटिक डिवीज़न। अब यहाँ पे ओवीपैरस वीवीपैरस ये तो सब जानते हो। In flowering plants, zygote is formed inside the ovule. After fertilization, sepals, petals and stamens of flower fall off. एक फ्लावर जब एग्जिस्ट करता है, जब आप एक फ्लावर देखते हो तो वो फ्लावर बहुत ही सारे गैमेट्स फॉर्म होते रहते हैं, मतलब पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ रहता। जब वो मैच्योर होगा, पॉलन ग्रेन बर्स्ट करेगा, स्टिग्मा पे लैंडिंग होगी, पॉलन ट्यूब बनेगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा उसके अंदर ओव्यूल होंगे, ओव्यूल से सीड बनने लगेगा और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होने लगेगी। इस प्रोसेस के होते होते जितने भी एसेसरी पार्ट्स हैं जैसे सेपल्स पेटल्स वो सारे गिर जाएंगे। ओके, तो सारे जो पार्ट होते हैं वो गिर जाते हैं, एसेसरी पार्ट। ये जो बाकी सारे नाम है ना, सेपल्स पेटल्स, ये सारे एसेसरी पार्ट है फ्लावर के। इसको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल डिस्क्राइब किया गया है कि सेपल्स और पेटल्स का रोल क्या है। तो उसके बारे में जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। तो जाइगोट, अब जाइगोट में जब कहा गया कि सेल डिवीज़न होगा, सेल डिफ्रेंशिएशन होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। ठीक है, फिर ओवरी जो होती है वो डेवलप होती है फ्रूट में। ये बात याद रखना कि कौन किस में कन्वर्ट होते हैं। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी, ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट होगा, और वो जो आउटर लेयर होती है वो पेरिकार्प में, जिसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का। ठीक है, अब ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड्स में, तो सीड्स डिस्पर्स होकर फेवरेबल कंडीशन में आकर ग्रो करेंगी और एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट इन दिस चैप्टर। अब सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसको अच्छे से एनसीईआरटी के नोट्स लो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसके अंडरलाइनिंग्स डाल दूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।